कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रवेश भट्ट, आपका सैटरडे एवरी वीक हम लोग आपको पता है कि करंट अफेयर का एक सेशन चला रहे हैं, जिसमें आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें जो करंट के क्वेश्चन आने की संभावनाएं जिनमें ज़्यादा लगती है हम लोगों को, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि क्या हो कि पेपर की दृष्टि से जो करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो भी आप लोगों का न छूट पाए। ठीक, इसी इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, पहले तो क्या लिखा है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस? सीधा क्या है आपका आंसर, 12 अगस्त। महीना हमारा क्या चल रहा है, अगस्त का चल रहा है। करंट अफेयर के सेशन में अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जो मंथ आप लोगों का चल रहा है, जैसे जो मंथ जो माह आपका चल रहा है, उस माह के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो भी हम क्या कर दें, करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों को करवा दें, ताकि आप लोग सुनेंगे याद रहेगा, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कभी भी। ठीक, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। आओ देखो इसके बारे में थोड़ा। देखो भाई, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, हाथियों की रक्षा करना। भाई देखो, हाथियों को क्या माना जाता है, हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र का क्या माना जाता है, एक सहयोगी माना जाता है ना। और हाथियों की क्या हो रहा है, हाथियों की जो जनसंख्या उसमें गिरावट हो रही है दिन प्रतिदिन, है ना। क्योंकि भाई तस्करी बढ़ रही है, उनके भाई आर्थिक लाभ के चक्कर में दोहन कर रहे हैं लोग हाथियों का। इसलिए क्या मनाया जा रहा है 12 अगस्त को, क्या अवेयरनेस के रूप में 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक, एक हम ये देखेंगे कि जो हाल ही में जारी आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में क्या है, कर्नाटक है, क्या कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी। किस राज्य में है सबसे ज्यादा हाथी? कर्नाटक राज्य में। इसके बाद किस में है, असम में। और तीसरे नंबर पे कौन है, केरल। कर्नाटक, असम और केरल। ठीक, उत्तराखंड में आपका कौन है, राजाजी नेशनल पार्क। हाथियों के लिहाज से राजाजी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है भाई उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। अच्छा, 2017 या 18 में आपकी हाथियों की जनगणना आई थी, उसी आधार पे बताया गया कहाँ, कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाई गई। ठीक, वैसे भी देखो जो टोटल वर्ल्ड है, मतलब विश्व का जो हाथियों की जनसंख्या है विश्व भर में, उस जनसंख्या का 60% कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो हाथियों के लिहाज से भारत क्या है, काफी क्या है, विश्व में भाई इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 60% जनसंख्या यही निवास करती है। और यहाँ कौन से हाथी पाए जाते हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं ना। तो दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कुछ प्रमुख हाथी रिजर्व हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखो कामेंग हाथी रिजर्व है, सोनितपुर है। कामेंग कहाँ है, अरुणाचल में। सोनितपुर कहाँ है, असम में। इंताकी नागालैंड में। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, रयाला हाथी रिजर्व। ये चार हमें इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए हमने आपको आपके लिए लिया है भाई। देखो सुना रहेगा तो आगे याद भी रहेगा। डायरेक्ट पूछता है कई बार कहाँ कि कामेंग हाथी रिजर्व कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर है, चार ऑप्शन दे देगा तो आपको आंसर मानना है। ठीक, इसके एक और चीज देख लो कि जो भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए क्या 1992 में क्या किया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लागू किया था भारत सरकार की तरफ से, तो कब किया था, 1992 में। एक चीज और मैं ऐसी बता रहा हूँ, पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी ये है कि जो आपकी हाथियों के संरक्षण की बात जो की गई है वो किस में है, मतलब जो कड़े कानून बनाए गए वो आपका किस में है, वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है आपका 1972 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में लिखा गया है भैया ना, हाथियों के संरक्षण के बारे में, या उससे संबंधित जो आप अगर उल्लंघन करते हैं तो क्या दंड आपको मिलेगा, है ना। तो उसमें कहा गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। पहले तो देखो भाई पूछा क्या गया, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। मैंने कहा अगस्त माह में है हम। ठीक है, अगस्त अब खत्म ही होने वाला है, तो अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। तो कब मनाया जाता है भाई अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त। ठीक, 12 अगस्त को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय डे। एक चीज चलो इसमें देखो, पहले तो सीधे याद रखना है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा क्या है, कई बार पूछ लेता है, थोड़ा टफ बनाएगा क्वेश्चन को, कठिन बनाने के उद्देश्य से वो पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी। तो क्या थी इस बार 2023 की थीम, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विकास की ओर। युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विकास की ओर, ये इस किसकी थी, आपके अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की। ठीक, अब जब युवा दिवस की बात आई तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको पता लग गया। ठीक, जो ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 अगस्त सन 2000 से मनाना शुरू किया गया था, 12 अगस्त सन 2000 से। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज और याद रखेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी पूछ सकता हो। ठीक है, राष्ट्रीय
युवा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक। क्यों मनाया जाता है? 1984 से मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था भाई, स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है 12 जनवरी को। इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी जो थीम थी, इसकी क्या थीम थी? विकसित युवा, विकसित भारत। विकसित युवा, विकसित भारत, दोनों याद रखेंगे भाई। देखो, अंतरराष्ट्रीय की थीम भी याद रखनी है और राष्ट्रीय युवा दिवस की भी रखनी है, दोनों पूछ सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय मनाया जाता है 12 जनवरी को। दोनों 12 में ही पड़ते हैं, तो याद करना ज्यादा टफ नहीं है। देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस तो सबको याद रहता है 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय 12 अगस्त, तो याद रखना इसको। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है भाई, चर्चा में रहा बैंडिकूट। चर्चा में रहा बैंडिकूट का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके सामने, पर्यावरण रिसर्च है, खनन है, सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों के में किया है, या इंडस्ट्रीज के उसमें किया है। तो इसका जो आंसर है वो है सीवर की सफाई और रखरखाव कार्य। अब देखो भाई, होता क्या है बैंडिकूट, आपको देखो, ये है बैंडिकूट। देखो बैंडिकूट में आपको बताएंगे, जो बैंडिकूट है, बैंडिकूट पहले तो कहते किसे हैं। अभी जो बैंडिकूट हमारे पास है, ये मेन होल क्लीनिंग रोबोट है, कुछ ऐसा दिखता है बैंडिकूट। ठीक। और बैंडिकूट जो रोबोट है, इसकी परिकल्पना कहाँ से आई, इसका जो विचार कहाँ से आया, वो इससे आया। बैंडिकूट क्या होता है भाई, एक चूहा है। चूहा है, लेकिन कैसा चूहा? एक बड़ा चूहा है, जो खरगोश के लगभग ऊंचाई का, या बिल्ली, छोटी बिल्ली के लगभग ऊंचाई का चूहा होता है। आंखें लाल होती हैं इस चूहे की। और ये कहाँ पाया जाता है? मेन होल, जो सीवरेज के जो होल होते हैं ना, जो सीवरेज पाइप्स होते हैं, या बड़े बड़े जो महानगर होते हैं, उनमें जो सीवर के होल होते हैं, वहां पाया जाता है। और वहां क्या बहुत आसानी से चल पाता है। मतलब इसकी संरचना, बैंडिकूट की संरचना और इसकी जो कार्य क्षमता होती है, इस तरीके से विकसित हो रखी है कि ये उस तरीके से आदमी जा सकता है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में? मैं आपको भाई इसलिए बता रहा हूँ कि केरल की एक कंपनी है, जेन रोबोटिक्स करके। केरल की एक कंपनी है, जेन रोबोटिक्स। ठीक, जेन रोबोटिक्स करके एक कंपनी है केरल में, जिसके सीईओ विमल गोविंद है। कम उम्र के हैं भाई, है विमल गोविंद। विमल गोविंद जी इस कंपनी के सीईओ हैं, और इन्होंने क्या किया, इस बैंडिकोट को क्या किया, विकसित किया। और किस लिए किया? ताकि क्या है, जो मेन होल होते हैं, जो सीवरेज सफाई के होल होते हैं, उसको क्या, उसमें क्या की जाए, सफाई की जाए। और उसको क्या बनाया जाए, पूर्णतः से भाई मानव रहित बनाया जाए। आपने सुना होगा, पिछला डाटा भी बताता है कि भारतवर्ष में 233 से ज्यादा मौतें हुई 2022 में। कहाँ? सीवरेज होल में दम घुटने से। तो भाई, अब नहीं, मानव नहीं उतरेगा तो कौन उतरेगा? तो इस दिशा में कदम किसने आगे बढ़ाया? विमल गोविंद ने। और उन्होंने किस पर अध्ययन किया? उन्होंने अध्ययन किया इस बैंडिकोट चूहे को। उन्होंने देखा कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर विशेष है, जो इन गलियों में, इन नालों में नीचे गहराई तक जा सकता है। तो इन्होंने इसको देखकर इसका डिजाइन तैयार किया, और इसीलिए इस रोबोट का नाम दिया बैंडिकूट। तो याद रखना भाई, इस समय इंपॉर्टेंट हो सकता है बैंडिकूट। आपके जो आगामी पेपर है उनमें बैंडिकूट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस समय छाया हुआ है देश में। 17 राज्यों ने इसको ऑर्डर किया है। केरल, केरल के हैं भैया विमल गोविंद जो है, ये सीईओ है केरल की कंपनी जेन रोबोटिक्स के। ठीक, एक चीज ये ध्यान रखेंगे, मलेशिया जैसे देशों ने भी क्या किया, इस कंपनी को ऑर्डर दिया, और इन्होंने निर्यात भी कर दिया मलेशिया को, मतलब दे भी दिया इन्होंने अपने यहाँ से। तो इस समय क्या कर रहे हैं, 12 से 40 लाख की लागत है इस रोबोट की। ठीक। एक बात इसमें बड़ी अच्छी बोली भाई इन्होंने, जैसे इस चूहे से इनको ख्याल आया इस चीज का, अभी आगे शोध कार्यों में और भी चीजें देखी जा रही है। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनको साफ करने के लिए भाई जो मैन पावर लगती है, तो उसमें खतरा ज्यादा है, जान जोखिम डाल के लोग सफाई करते हैं ना। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, 50-50 मंजिला है, कैसे करेगा आदमी? तो उसके लिए भी क्या रोबोट तैयार कर रहे हैं। तो उसको, उसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं? मकड़ी का अध्ययन कर रहे हैं कि भाई मकड़ी कैसे चलती है। तो जिस प्रकार मकड़ी चलेगी, उस प्रकार से क्या करेंगे, उस रोबोट को विकसित किया जाएगा। तो किसी ने सही कहा है भाई, कि अगर देखो, प्रकृति से सीखना पड़ता है ना। प्रकृति एक ऐसा, सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है कि विभिन्न परिस्थितियों का सामना कैसे क्या करना चाहिए, और कितनी इजीली करना चाहिए, हमें प्रकृति सिखाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका अध्ययन किया, और इससे क्या बना दिया, बैंडिकूट बना दिया। ठीक।
चलो नेक्स्ट बढ़ो, ध्यान रखेंगे भाई इसको है बेंडिकोट को। चलो आगे आओ। अगला है भाई सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से? तो पूछा हुआ है संवैधानिक संस्था से, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चलो जानेंगे इसके बारे में। भाई देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया अभी। अब अभी अगस्त, इसमें अगस्त में ही लॉन्च किया, किसने किया? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं इस टाइम, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने किया। और इसके तहत क्या करेंगे भाई, ये सुस्वागतम पोर्टल के तहत इन्होंने देखो भाई, जैसे वकील होते हैं, विजिटर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें जाना होता है, मीडिया कर्मी होते हैं, वहां पे क्या होता था, जब अंदर जाना है आपको तो पास बनाना पड़ता है, एंट्री पास बनाना पड़ता है ना। तो अभी तक बहुत लंबी लाइनों से गुजर के जाना पड़ता है। सुरक्षा, तो देखो सुरक्षा मानक तो इसमें भी रहेंगे, लेकिन जो लंबी लाइनें थी, कतारें थी, उनसे बचने के लिए इन्होंने सुस्वागतम पोर्टल बना दिया। अब क्या होगा, आप ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सुरक्षा मानक से गुजरेंगे और आप अंदर जा सकते हैं। बाकी आपको कहीं एंट्री पास के लिए लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। इस दिशा में इन्होंने कदम उठाया, अच्छा कदम है। तो याद रख सकते हैं भाई, पूछा जा सकता है सुस्वागत। ठीक, चलो अगला आओ। लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से भाई? बताओ किस देश से लूना का? इसका आंसर है रशिया। देखो भाई, अभी बहुत चर्चाओं में रहा लूना। तो लूना 25 क्यों? क्योंकि हमारा भारत का क्या, चंद्रयान 3 ने क्या कर दी, सफल लैंडिंग कर दी। कहां पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला सफल देश में पहला देश कौन बन गया? भारत। अमेरिका ने भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर क्या लैंड नहीं करा पाया। इसी में आगे प्रतिस्पर्धा में देखिए, वैसे रशिया कह रहा है कि हमने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, हमारा ये मिशन क्या था, पहले से फिक्स था ये मिशन। लेकिन भाई देखो, सेम डेट्स पहले, आप ये मान के चलिए जो लूना 25 मिशन था, इसको 5 दिन के अंदर भेजा गया अंतरिक्ष कक्षा में। और चंद्रमा में हमसे पहले ही क्या होना था, दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड होना, जिससे रशिया बन जाता पहला देश ना। लेकिन ये क्या किया, ये अपनी दिशा भटक गया था, और किसी कारणवश क्या, चंद्रमा की सतह से टकराकर ये मिशन फेल हो गया था। लूना 25, लूना का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। रशियन भाषा का शब्द लूना है, लूनर, वो चंद्रमा को इंडिकेट करता है। तो लूना 25 का संबंध क्या है? रूस से। कई बार ये पूछ सकता है लूना 25 मिशन का संबंध किससे है, तो डाल देगा अंतरिक्ष, डाल देगा चांद, डाल देगा सूरज, डाल देगा, है ना, मंगल डाल देगा, मंगल ग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रह। ठीक, ठीक है। इसका जो एक चीज और है, रोयूज, रोयूज नामक रॉकेट से गया था, रोयूज रॉकेट से गया था लूना 25। ठीक, अब इनका हालांकि लूना 26 भी तैयार है मिशन अगले साल, लेकिन अब भारत ने तो क्या कर दिया, भारत अपना सफल अभियान चंद्रमा, चंद्रयान 3 इसने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई विश्व आदिवासी दिवस? 9 अगस्त। अगस्त से इस बार 3 क्वेश्चन हमने पूछ लिया आपको डेट की। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, अच्छा देखो, विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है ना, ये 1994 से मनाया जाता है, 1994 से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस है, जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक, भाई क्यों मनाया जाता है? तो नॉर्मल चीजें भाई, आदिवासी जनसंख्या क्या, देखो जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ भी क्या काफी मात्रा में आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है ना। तो आदिवासी जनसंख्या का देखो भाई, उनके जंगलों पे दोहन हो रहा है ना, उनको संरक्षण करने के लिए, क्योंकि क्या आदिवासी क्या माने जाते हैं, पर्यावरण के हितैषी माने जाते हैं ना, पर्यावरण मित्र माने जाते हैं। तो उनको अगर हम बढ़ावा देंगे, तो पर्यावरण को एक तरह से बढ़ावा हम देंगे उसी संदर्भ में। ठीक, तो बाकी इसमें कुछ है नहीं भाई ज्यादा, सीधा याद रखेंगे कब मनाया जाता है, 9 अगस्त। चलो नेक्स्ट आ जाओ। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कौन है भाई? देख रहे हैं आप, अशोक गहलोत जी हैं, तो क्या है, राजस्थान है। कौन है भाई? राजस्थान है पहला। ठीक, इसमें क्या इन्होंने किया, देखो भाई, भारत का पहला राज्य बन गया है न्यूनतम आय गारंटी वाला, तो अशोक गहलोत जी ने, अब देखो ये तो खैर चुनावी मुद्दा है, लेकिन राजस्थान पहला है, ध्यान रखेंगे। इसमें इन्होंने क्या व्यवस्था करी, देखो अच्छी बात है, ये जो न्यूनतम आय गारंटी है, ये एक अच्छी पहल किसने, सरकार के द्वारा की गई है। इसमें ये कहा गया है कि भाई हम अपने नागरिकों के, कौन से नागरिक, जो 18 साल से ऊपर के हो, जो 18 साल से ऊपर के हो, और उसने क्या किया होगा, इस पोर्टल में अपना क्या क्या आवेदन कर दिया है। जैसे मैं हूँ, मैं राजस्थान का नागरिक अगर हूँ मान लिया, और मैंने ये पोर्टल में आवेदन कर दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए, काम चाहिए, और मैं 18 साल से ऊपर का हूँ, तो 15 दिन के भीतर मुझे क्या मिलेगा, काम मिलेगा। किसकी तरफ से? राजस्थान सरकार की तरफ से। और अगर किसी कारणवश राजस्थान सरकार काम देने में विफल रहती है, तो मुझे बेरोजगारी भत्ता देगी।
दैट्स कॉल्ड न्यूनतम आय गारंटी। न्यूनतम आय मिलना तय है, अगर मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया तो मुझे कुछ ना कुछ न्यूनतम आय मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार की एक योजना चलाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। अच्छी योजना है भाई, है ना। चलो अगला देखो, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन, देखो भाई, पहला मीथेन ईंधन से उड़ाने वाला कौन बना भाई पहला? एक ही कर सकता है, चाइना, है ना। चाइना की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है लैंड स्पेस, है ना, लैंड स्पेस। चाइना की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है लैंड स्पेस है, उसने ये कारनामा कर दिखाया। ठीक। जबकि भाई जो स्पेस एक्स है ना, अमेरिका की, वो भी प्राइवेट एजेंसी है। स्पेस एक्स जिसके मालिक हैं एलन मस्क है उसके मालिक, वो काफी टाइम से लगे हुए इस शोध में मीथेन ईंधन वाला। लेकिन चाइना ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मात देते हुए क्या कर दिया, अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च कर दिया। तो एक विश्व में पहला देश है, तो पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसमें, परीक्षा की दृष्टि से तो चाइना, याद रखेंगे। ठीक, चलो आओ आगे। भाई हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो आजकल बहुत टॉपिक बना हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। सेमीकंडक्टर कौन एमओयू साइन किया उन्होंने, किसने? भारत और जापान। पिछले साल भारत ने अमेरिका के साथ भी सेमीकंडक्टर परिस्थिति के तंत्र के साथ एमओयू साइन किया था, और अब क्या कर दिया, जापान के साथ कर दिया, है ना। जिससे क्या होगा भाई, भारत अभी तक क्या है, सेमीकंडक्टर आयात करता है ना, इसलिए अब खुद बनाएगा तो ज्यादा असर, मतलब सेमीकंडक्टर का काम देखो भी कई जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। आईटी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट चीज है, जिस वजह से ये एमओयू जो है ये बहुत क्या हो जाता है, अति महत्वपूर्ण। तो इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया भाई भारत ने आगे। ठीक, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? भाई इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि लॉर्ड हनुमान जी आ गए, है ना। भाई हनुमान जी हमारे भगवान है, देखो कैसे किस तरह के बन रखे हैं, अलग से क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, मेजबान देश कौन था इसमें। देखो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, थाईलैंड में। मेजबान देश कौन था, थाईलैंड था। और उसने शुभांकर, जो शुभांकर होता है ना, शुभांकर किसको घोषित किया, लॉर्ड हनुमान को। तो थाईलैंड के हनुमान ऐसे होते हैं भाई, देख लो, है ना। थाईलैंड के हनुमान ऐसा होते हैं। थाईलैंड का जो महाकाव्य है, बड़ा महाकाव्य है, उसका नाम है रमाकीन। थाईलैंड का एक महाकाव्य है, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े महाकाव्य रामायण है महाभारत है, वैसे यहाँ क्या है, रमाकीन। और जो थाईलैंड का रमाकीन है वो किस पर आधारित है, भारत की रामायण पर आधारित है, इसलिए वहां क्या है, हनुमान जी का जिक्र है। ऐसे वहां अयोध्या और इन सब का जिक्र है भाई, किसमें, रमाकीन। तो बहुत मानते हैं वो लोग, है ना। राम भगवान को काफी मतलब जो प्रसारण है वो वहां चलता रहता है, तो इसीलिए शुभांकर इन्होंने क्या बनाया इसमें, रमाकीन से उठा के हनुमान जी का बनाया। ठीक, तो हनुमान जी थोड़ा थाईलैंड टाइप के हो गए हैं, अब बाहर गए, थाईलैंड गए हैं तो थाईलैंड जैसे ही है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कौन सा गेम है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। इसको क्यों बनाया भाई, देखो इनका कहना ये था, थाईलैंड जो मेजबान देश था उसने कहा कि राम के प्रति सेवा में क्या है, साहस, भक्ति, सेवा और बुद्धि, ये किसके पास थी, हनुमान जी के पास थी। और क्या है, एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए शुभांकर किसको बनाया, हनुमान जी। ठीक, चलो आगे आओ। 11 में देखो भाई, आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य। पहले तो यही याद कर लो कि आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य का है। देखो कई बार क्या होता है, पेपर वाला क्या सोचता है कि भाई करंट अफेयर न बना के इसे क्या ज्योग्राफी में डाल देगा, कैसे, क्योंकि आजकल चर्चाओं में रहा, तो पूछ लेगा आमचांग कहाँ है भाई। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कहाँ है ये, आमचांग है असम। कुछ तो सीधा याद कर लिया करो भाई, आ से आमचांग, आ से असम। ठीक, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। कभी आदमी का बहुत ज्यादा हो जाता है ना पेपर में, ये होता है कि मैं क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं, तो ये मिला लो, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, तो याद आ जाता है। ठीक, तो असम में है भाई ये। ठीक, ये चर्चा में इसलिए रहा था, देखो हाथी को क्या क्या शिफ्ट किया जा रहा है, अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा, क्योंकि जो हाथी यहाँ पे है इस रिजर्व में, यहाँ के हाथी क्या होते हैं, यहाँ के हाथी सेना की जो छावनी है उस पर घुस रहे थे बार बार। तो इस संबंध में सेना ने क्या किया, वहां पे काफी तालाब और पोखरों का निर्माण कराया, तो अभी काफी चर्चाओं में रहा, इसलिए ये करंट अफेयर का विषय बना। ठीक, आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम। चलो नेक्स्ट। देखो भाई, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार, देखो भाई दो चीज है, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार कहाँ किसे मिला, किसे मिला भाई, कौन सा राज्य है, तेलंगाना। कौन सा राज्य है,
तेलंगाना। तेलंगाना की जो है 5 बिल्डिंगें हैं, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम है, एक ये सेक्रेटरीट है, वहाँ का सचिवालय है, एक केबल ब्रिज जो बनाया गया है, एक मोजम जाही मार्केट है वहाँ का, और एक यादगिरीगुट्टा टेम्पल, एक यादागिरीगुट्टा टेम्पल है वहाँ पे, यादा या याड़ा भी बोलते हैं कई जगह, यादागिरीगुट्टा टेम्पल है। कहाँ पे? तेलंगाना। इन 5 बिल्डिंगों को क्या दिया भाई? अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया। ये कौन देता है भाई? ये लंदन की एक कंपनी है, 1994 में बनी है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था है जो क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार का वितरण करती है, और भारत में पहली बार किसी शहर को या किसी राज्य को ये पुरस्कार मिला है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, भारत में पहली बार मिला, 1994 से दे रही है और भारत को अब मिला है जाके। क्यों देती है भाई? ये कंपनी कहती है कि ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण जो कर रहे हैं, जो क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है ना, जो मतलब भाई आपने कोई बिल्डिंग बनाई और उसमें पर्यावरण का दृष्टिगत रखते हुए बहुत ख्याल रखा है कि पर्यावरण को किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे, तो आपको ये पुरस्कार देती है इसी क्षेत्र में ये कंपनी। तो अच्छी पहल है भाई, इससे क्या है, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो तेलंगाना को मिला है अभी इन पांच के लिए। ठीक, चलो आ जाओ आगे। 13वां क्वेश्चन आज का है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 28 है, आई थिंक सेक्टर 28 में ये पार्क है, जो कि अब आम जनों के लिए खोल दिया गया है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद वन पूछा जा सकता है आने वाले पेपरों में, क्योंकि अपने तरह का पहला पार्क है भाई भारत में। इसमें क्या किया भाई? नहीं सॉरी, नोएडा के सेक्टर 78 में, मैं 28 बोल रहा था, 78 में। ठीक, सेक्टर 78 में है। अभी आप लोग कभी जाए नोएडा तो 78 में जाए भाई घूमने, बहुत बेहतरीन पार्क ये बनाया गया है। और इसमें क्या बताया गया भाई? इसमें आप देखो, भारत के चारों में जो वेद हैं उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है, मूर्ति लगा के, थीमें बना के, वाटर थीम, यहाँ पे वाटर शो होता है शाम को, है ना। तो काफी अच्छा चीज बनाया गया, हर एक जोन में क्या, हर एक वेद के एक जोन बनाए गए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उन वेदों के साथ, मतलब जैसे आपका कोई वेद है, मेरे 4 वेद है, चारों में से जिस वेद का डिस्क्राइब करा गया है, उस वेद में वर्णित क्या है, उनके पौधे और पेड़ पौधे क्या किए वहां पे लगाए गए। और इसी के तहत वहां पे क्या 50,000 से ज्यादा पौधे लगे हुए, जो हमारे वेद और पुराणों में वर्णित पौधे हैं, उसी से रिलेटेड पेड़ पौधे लगाए हैं 50,000 से ऊपर इस वेद में। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, सप्तऋषि की परिकल्पना पर आधारित है ये वाला, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पे? नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में, वेद वन पार्क। ठीक, चलो आ जाओ। चलो अगला क्या है भाई? अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोफोनिक्स। हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोफोनिक्स। क्या होता है भाई हाइड्रोफोनिक्स? हाइड्रोफोनिक क्या है? फसल तकनीक है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? एक फसल तकनीक है जिसमें क्या बताया जाता है भाई? जिसमें पौधे उगाए जाते हैं किसके? बिना मिट्टी के। ठीक, आप कभी देखो, आप कई बच्चे जो हम देख रहे होंगे, वो दिल्ली गए होंगे ना कभी, तो दिल्ली देखना, अब आजकल दिल्ली जाते हुए प्रत्येक ब्रिज है जो, उन ब्रिजों में भी लगे हुए हैं सारे ऐसे पौधे। तो वो किस किस तकनीक पे? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इस अगर शब्द को ही हम तोड़ेंगे दो भागों में, तो एक हो जाएगा हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? पानी। और पेने आइन, इसका अर्थ होता है भाई श्रम। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है श्रम या कार्य करना। तो पानी के साथ कार्य कैसे उगाते हैं भाई? मिट्टी तो चाहिए नहीं, फिर कैसे उगाएंगे? तो इसमें क्या करते हैं भाई, पानी पानी होता है, जो जड़ें होती है पौधे की, वो पाइप, जैसे पाइप होता है ना, बड़ा पाइप लेके उसमें होल कर दिए जाते हैं छोटे छोटे। तो उन होलों में पौधे लगते हैं, जड़ें कहाँ होती है? पाइप के अंदर होती है, और उस पाइप में क्या, पानी बहाया जाता है। और उस पानी में क्या मिलाया जाता है? पोषक तत्व, जो जरूरी पोषक तत्व है किसके लिए? पौधे के लिए। उसके तहत उगाया जाता है, जिससे क्या होता है भाई, जमीन में जो मिट्टी है, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स। जो लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरेंगे अब, जो अब आने हैं अब, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि साइंस का पार्ट भी है ना, साइंस से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, करंट का भी है, साइंस का भी। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो फसल की तकनीक हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। आ जाओ, हाल ही में रहा माया। क्या है भाई माया? माया क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
माया क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम? पूर्णता देसी। पूर्णता देसी मतलब भारत में विकसित। भारत में विकसित। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है भाई कि जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो ये माया सॉफ्टवेयर, माया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको रक्षा मंत्रालय के सभी उपकरणों में, मतलब रक्षा मंत्रालय के आधीन जितने कार्यालय हैं उनमें जितने भी कंप्यूटर लगे हैं उनमें अभी तक क्या चलता था? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का चलता था ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करके क्या लगाया जाएगा? जो हमारा पूर्णतः स्वदेशी है, माया लगाया जाएगा। और माया का फायदा क्या है? माया क्या है भाई? ज्यादा, उसके आगे पढ़ेंगे। माया क्या है भाई? ज्यादा सेफ्टी पर्पज से ज्यादा अच्छा है। आज के डेट में देखो जो ये चल रहा है ना, क्या बोलते हैं नाम, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा की दृष्टिगत क्या 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 इसमें एंटीवायरस चक्रव्यूह भी है और साइबर सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए माया लगा। इसीलिए क्या रक्षा मंत्रालय को, पहला रक्षा मंत्रालय में क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करवा रहे हैं। मतलब इसके बदले माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट की जगह ये वाला लगा रहे हैं। कौन सा? अपना माया। ठीक। ये ज्यादा क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा क्या है ये? सुरक्षित है। कौन सा? माया ओएस। ठीक, उबंटू पर आधारित है, साइबर खतरों से सुरक्षित है। माया ओएस सस्ता विकल्प भी है भाई, क्योंकि घरेलू है, भारत में बना है इसलिए सस्ता भी है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहला माया ही ओएस किया। इससे पहले कौन सा था? बॉस। इससे पहले बॉस भी था। तो कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पूछ लेता है निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा माया, बॉस, माइक्रोसॉफ्ट और एक चौथा। तो आप बोलोगे यार बॉस तो सुना ही नहीं है। तो बॉस भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। ठीक। तो करंट से अगर कोई हमारा जीएस का भी टॉपिक कनेक्ट हो रहा है तो हमें उसे भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, बटर फेस्टिवल्स। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक। बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के कौन से जिले में होता है? तो आप सभी को पता है कहाँ होता है भाई? उत्तर काशी। ठीक। जो भाद्रपद की संक्रांति जो होती है उसमें मनाया जाता है। जो कब पड़ी थी? 17 अगस्त। 17 अगस्त को संक्रांति थी ना भाई। तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है? भाद्रपद की संक्रांति को मनाया जाता है। 17 अगस्त को क्या मनाया जाता है? बटर फेस्टिवल। इसमें क्या करते हैं? इसमें भाई लोग जो होता है दूध के से बने उपकरण, दूध, दही, मट्ठा, मक्खन को क्या करता है? उछाल कर, मतलब एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता, पौराणिक मान्यता ये है कि भाई देवताओं को मनाने के लिए, देवताओं को रिझाने के लिए कि भाई आपने क्या किया, हमें ऐसे पशु दिए जिनकी वजह से हमारी क्या समृद्धि बढ़ी है। तो उन्हीं का क्या, उस उन्हीं के जो पशुओं का दूध दही है वो देवता को समर्पित करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक। तो उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल है, वहां मनाया जाता है। दयारा बुग्याल। ये भी पूछ सकता है दयारा बुग्याल कौन से जिले में है? तो कौन से में है? उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में मनाया जाता है भाई। ठीक। देखो इसके बारे में आप देख सकते हैं, दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। इसको एक एक और चीज याद रखना भाई, इसको अंडूडी उत्सव भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ सकता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि अंडूडी उत्सव किसे कहते हैं। अब दे देगा चार, उसमें बटर फेस्टिवल भी होगा। ये बटर फेस्टिवल को कौन से मतलब ये आपके लोकल नाम में किस उससे जाना जाता है? तो कौन से जाना जाता है? अंडूडी उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना कहाँ चली भाई? अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना देखो मोदी सरकार ने चलाई है, केंद्र सरकार की योजना है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में कितने हैं? देखो भाई सुनो, भारत में कितने हैं? भारत में टोटल 1275, 1275 रेलवे स्टेशन है इसके अंदर। जो इस योजना के तहत आएंगे वो है 1275 रेलवे स्टेशन। अब उन 1275 में से आपके उत्तराखंड के कितने रेलवे स्टेशन सेलेक्ट हुए हैं? तो वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने हुए? 3 हुए। कितने हुए? 3 हुए। एक आपका देहरादून का हर्रावाला स्टेशन, हरिद्वार का रुड़की स्टेशन और नैनीताल का लाल कुआं स्टेशन। 3 स्टेशन है जो तीनों हुए हैं भाई। ठीक। तो ध्यान रखेंगे। देखो देहरादून का हर्रावाला है, हरिद्वार का रुड़की है और लाल कुआं है नैनीताल का। अब है क्या इसमें? देखो भाई इसमें क्या होना है कि एक बजट आवंटित होगा किसके लिए? इन रेलवे स्टेशनों के लिए अलग से। रेलवे का जो बजट होता है उसके अलावा ये योजना बनाई गई है कि 1275 रेलवे स्टेशनों को मोदी जी ने कहा है कि हम ऐसी ऐसा हाईटेक बनाएंगे जैसे क्या होते हैं? एयरपोर्ट होते हैं, है ना। तो एयरपोर्ट की तर्ज पे विकसित किए जाएंगे ये रेलवे स्टेशन। तो भाई आज देखो आने वाले समय में आपको जो हर्रा वाला स्टेशन है वो एयरपोर्ट की तर्ज पे दिखेगा, है ना। ठीक।
चलो आगे आ जाओ। नेलांग और जादूंगा उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो ये भाई सीधा सीधा आंसर इसका है उत्तरकाशी में स्थित। ठीक। अब हमने क्यों डाला भाई करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को, बताओ। हमने इसलिए डाला भाई क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाइब्रेट ब्लेज योजना। वाइब्रेट ब्लेज योजना के तहत क्या है, इन दो गांवों का क्या हुआ, चयन हुआ है। किसने? केंद्र सरकार ने। क्योंकि ये क्या है, चीन सीमा पर स्थित है। ठीक। और ये क्या हो गए थे, भारत चीन युद्ध में वीरान हो गए थे। तो ऐसे ही जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में जितने भी क्या सीमावर्ती गांव है जो वीरान हो चुके हैं, वहां क्या चलाया जा रहा है भाई, वाइब्रेट ब्लेज योजना चलाया जा रहा है। ताकि हम क्या कर सकते हैं, उन गांवों को विकसित कर सकें। ताकि हम उन गाँवों को विकसित कर सकें और क्या हो सके, वहाँ पे जो भाई ये वीरान हो गए गाँव, दोबारा से क्या हो सके, सही हो सके। और उस इसके दो फायदे हैं, एक तो गाँव हमारा समृद्ध होगा, और दूसरा क्या होगा, जो सीमावर्ती इलाके, क्योंकि भाई देखो सेना है, जो सीमावर्ती इलाके हैं वो भी क्या होंगे, मजबूत होंगे, है ना, वहाँ पे भी काम होगा। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा। तो ये तो भाई आप सबको पता है, ऑपरेशन मर्यादा कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है। सन 2021 में ऑपरेशन मर्यादा हमारा जो चला था, वो चला था हरिद्वार से, है ना, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से चला था। भाई देखो बहुत ज्यादा ये शिकायतें आ रही थी कि जो गंगा के किनारे है, वो बाहर के जो पर्यटक आते हैं, वहां पर क्या है, ये मदिरा पान, ये जो अवैध चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए भाई, मतलब धार्मिक स्थलों पे तो नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ऐसी जगहों पे मतलब दिख रहा था गंगा में पी रहे हैं लोग, शराब वगैरह का सेवन कर रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने क्या चलाया था, ऑपरेशन मर्यादा। और इसी ऑपरेशन मर्यादा को विस्तृत रूप दिया 2023 में, इसलिए करंट का ऑप्शन बना इसमें कि 2023 में क्या, जो चार धाम हमारे हैं, उन चार धामों में भी क्या पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा भाई, ऑपरेशन मर्यादा में, कि हमारे चार धाम जो है वहां पर ऐसी घटनाएं ना हो। आपने देखा होगा आए दिन आजकल दिख रहा है, केदारनाथ की भी घटनाएं थी, है ना, कि अश्लीलता, मतलब अश्लील कपड़े में लोग जा रहे हैं, या वहाँ पे अश्लील एक्टिविटीज कर रहे हैं, या वहाँ पर शराब और ये सिगरेट वगैरह का सेवन बढ़ा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, ताकि भाई देखो चार धामों की पवित्रता बरकरार रहे, और जो छवि हमारी है देवभूमि की, वो छवि बरकरार रहे ना। कोई पिकनिक स्पॉट, देखो ये चीजें तो पिकनिक स्पॉट में ठीक है, पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, धार्मिक उद्देश्य से जा रहे हैं आप लोग वहाँ। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई कपड़ों में क्या हमारी मर्जी, हम कैसे भी कपड़े पहने, भाई ठीक है आपकी मर्जी, हम कब कह रहे हैं कि आपकी मर्जी नहीं। हम कह रहे हैं आप ही की मर्जी, आप पहनो, लेकिन भाई आप एक बात ये ध्यान रखो कि कभी किसी क्लब, किसी पब में आप जाते हैं, तो वहां कभी आप जाइएगा, आपको शॉर्ट्स और नेकरों में नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि एक ड्रेस कोड होता है हर जगह। तो जब आप वहां मना नहीं करते किसी चीज को, तो आप यहाँ भी मना मत कीजिए। हर एक स्थिति का सम्मान करना चाहिए भाई। देखिए आदमी की स्वतंत्रता अपने हाथ में है, लेकिन एक व्यक्ति और एक विशेष जगह का भी महत्व होता है ना। जैसे लोग कहते हैं भाई भगवान है, तो भगवान कहाँ है, मंदिर ही क्यों जाए भगवान को पूजने। तो एक बहुत अच्छा एक व्यंग किसी ने कहा कि भाई जैसे हवा क्या है, हवा चारों तरफ है ना, हवा तो चारों तरफ है, लेकिन जब टायर में पंचर होता है, तो हवा भराने के लिए एक विशेष स्थान पे जाना पड़ता है, किसकी, टायर की दुकान पर जाना पड़ता है। ऐसे ही भगवान सारी जगह है, लेकिन विशेष अगर आपको भाई अध्यात्म की ओर जाना है, या अध्यात्म का अध्ययन करना है, तो आपको एक मंदिर में जाना पड़ेगा। तो सेम चीज है। ठीक। तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल। भाई देखो एक ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पड़ोसी राज्यों में क्या एक्टिविटीज होती है, वो भी कई बार क्या पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश में, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी हिमाचल प्रदेश में एक हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत इनका देखो विजन इनका अच्छा है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी कार्यकारी कल्याणकारी योजनाएं किसकी है, मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाएं, या जितनी भी क्या होती है केंद्र की भी योजनाएं हैं, वो सब एक ऐसा पोर्टल बने जो सब सारी विभागों की जानकारी एक पोर्टल मिल जाए, किसे, सरकार को, ताकि सरकार क्या कर सके, उन पे जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें दूर कर सके एक ही जगह पे। तो अच्छी पहल है भाई, और ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश की, ऐसा ना हो कि ऑप्शन में उत्तराखंड और आप उत्तराखंड मार दो। ठीक। हिमाचल है। चलो 21वां जाओ। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत के पहला गांव जो है, अब माणा। देखो भाई मैंने अभी बताया था आपको, जो वाइब्रेंट विलेज योजना है, उसी में ये सब चीज चल रही है। ठीक। तो जो माणा गांव है उसको क्या माना जाएगा, भारत का पहला। पहले क्या होता था भाई कि भारत का अंतिम गांव, आप कभी गए होंगे, तो हम लोग भी गए बद्रीनाथ, तो उस समय भारत का अंतिम गांव था। अभी जब दोबारा गए थे, वहां भारत का पहला गांव। तो भाई बात बिल्कुल सही है, जो सीमावर्ती क्षेत्र इलाके हैं,
वो भारत का अंतिम छोर नहीं है, बल्कि वही क्या है, भारत का पहला छोर है, वहां से भारत शुरू हो रहा है ना। हम क्यों माने कि सेंट्रल की जगह हमारा शुरू हो रहा है, सेंट्रल का तो अंतिम है, पहला कहाँ है, वही। तो ये सारे सीमावर्ती गांव जितने भी लगे हैं सब जगह ये कार्य हुआ है, ठीक। तो पहला कौन सा था, माणा गांव, उत्तराखंड। चलो आगे आ जाओ। 22वां देखो, उत्तराखंड के किस नाम को परिवर्तित करके जसवंतगढ़ रखा गया। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जसवंतगढ़ कहाँ रखा गया, किसे बोला गया, लैंसडाउन। लैंसडाउन का नाम अब क्या रखने की तैयारी चल रही है, जसवंतगढ़ रखने की तैयारी चल रही है, ठीक। पुराना नाम क्या था लैंसडाउन का, कालो का डांडा, ठीक। ऐसे ही चक्राता का पुराना नाम क्या है, एक चक्रा या चक्रपुर, एक चक्रा या चक्रपुर। तो पुराने नाम भी ध्यान रखेंगे, और जो अभी करंट के लिहाज से है, जसवंतगढ़ नाम रख दिया तो पूछ लेगा सीधे सीधा कि अभी हाल ही में जसवंतगढ़ किस निम्न में से किसका नाम रखा गया, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। और क्यों रखा गया जसवंतगढ़, क्योंकि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी, जो 1962 के युद्ध में ना, अरुणाचल वाले युद्ध में, जो अरुणाचल में था, वहां पे अरुणाचल चाइना के साथ था अरुणाचल में, उसमें शहीद हुए थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक। चलो आगे आ जाओ भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये देखो ये है, ठीक है। अपनी तरह का एक विशेष कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है भाई, जो हमारा रुद्रपुर में, कहाँ हुआ है, रुद्रपुर में हुआ है। जान लो इसके बारे में थोड़ा। देखो भाई, रुद्रपुर में सीएम पुष्कर धामी ने 23 जुलाई 2003 23 को, सॉरी ये 2023 हो गया है, 3 हो गया है, 2023 को करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना का लोकार्पण किया। इसमें क्या होगा भाई, जैविक कूड़े से, किस कूड़े से, जैविक कूड़े से, जैविक और अजैविक दो कूड़े होते हैं, जैविक मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक। जैविक कूड़े से बायो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जैविक मतलब जो पूर्णता से क्या हो जाता है आपका, नष्ट हो जाता है, उसे जैविक कूड़ा बोलते हैं। उससे क्या बनाया जाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। उत्तराखंड राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, इसको भी ध्यान रखिए भाई। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कौन सा है, तो तब क्या हो जाएगा, ये रुद्रपुर में जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 24वां क्वेश्चन आपका है आज, उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून में श्री अन्न महोत्सव। देखो भाई, ये मोदी जी की सेंट्रल की परियोजना है श्री अन्न महोत्सव, ठीक। तो किससे संबंधित है, तो सीधे सीधे है किससे, मोटे अनाज से संबंधित। इसमें भाई क्या है, मोटे अनाजों को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। अब देखो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मोटे अनाज में मोस्टली क्या है उत्तराखंड में, अनाज मोटे अनाज में है मंडुआ और झंगोरा, मेन है मंडुआ और झंगोरा, ठीक है। दो तीन चीजें याद रखना कि कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है, कितने धनराशि का है, तो आपका ठीक नहीं है, मतलब ये ठीक है, एक बार देखने की दृष्टि से ठीक है। झंगोरे का देखो भाई, एक ये याद रखना, मंडुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, इल्यूसिन कोराकाना, ठीक। और झंगोरे को हम क्या बोलते हैं, बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से भी जानते हैं। दो तीन चीजें याद रखना आप इसमें, ठीक है भाई। एक ये भी याद रखना, महोत्सव में राज्य के किसानों ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री प्रेम धामी ने कृषि विभाग द्वारा उत्तराखंड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक बनाई है, स्वाद, स्वाद के साथ स्वास्थ्य का विमोचन किया। तो ये पूछ सकता है, स्वाद के साथ स्वास्थ्य पुस्तक कहाँ, किस राज्य ने विमोचित की, तो किसने की, कृषि विभाग उत्तराखंड। चलो नेक्स्ट आ जाओ। प्रोजेक्ट 21 का संबंध किससे भाई, तो प्रोजेक्ट 21 का संबंध किससे, पर्यटन से। सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट 21 का संबंध किससे है, पर्यटन से। और इसमें क्या है भाई, देखो इसमें ये बोला गया है, जो मैं अभी बता रहा था, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत ही प्रोजेक्ट 21 है। इसमें माणा और नीति के जो वो है भाई, नीति और माणा की जो घाटी है, उसमें चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट 21, ठीक। और कौन देख रहा है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से ट्रैकिंग करा रहा है यहाँ पर ना, सेना क्या कर रही है, ट्रैकिंग करा रही है इन दर्रों पर, ठीक। प्रोजेक्ट 21। चलो आगे आ जाओ। हाल ही में किस धाम में ओम की, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, हाल ही में किस धाम में ओम की प्रतिकृति स्थापित हुई है। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, हाल ही का क्वेश्चन है, कहाँ हुई है, केदारनाथ, ठीक। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, केदारनाथ में हुई है ओम की प्रतिकृति, और कितनी, 6 टन वजन की है। कई बार ये भी पूछ लेता है यहाँ पे उत्तराखंड कितने टन वजन की थी, ये पूछ सकता है कितने फीट की है, तो 5.5 फीट ऊंची। बहुत ज्यादा पूछ ले, कहाँ बनकर तैयार हुई, तो गुजरात में बनकर तैयार हुई, गुजरात में बनकर तैयारी, और किसकी, तांबे और कांसे की है, ठीक। देखिए भाई आपने, ये ये ओम है, केदारनाथ धाम में भव्य लगाई, अब ये स्थापित हो चुकी है, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को करंट अफेयर जो आज के हैं वो पसंद आएंगे,
और बाकी भाई देखो, ध्यान रखना, पढ़ते रहो, है ना? करंट की चीज़ें आपको धीरे-धीरे सुनते हुए चलना है। जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम करंट की मैराथन क्लासेस बनाएँगे, है ना? जिसमें हम करंट की एक साथ कंबाइन करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट लाने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक? इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।